मैं गिरिराज प्रसाद मीणा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा। समकालीन विश्व राजनीति में अध्याय 5 के अंतर्गत अब से पहले हमें 2 वीडियो जारी कर चुके हैं और उन 2 वीडियो के पश्चात आज हम तीसरा वीडियो जारी करने जा रहे हैं। आज हम जो वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हमारा बिंदु है श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र, अर्थात श्रीलंका देश में लोकतंत्र और यहाँ किस प्रकार से जातीय संघर्ष रहा है, इन सारी बातों को हम आज देखेंगे। इसके अंतर्गत श्रीलंका के अंतर्गत की जब ये बात आती है तो इसके तहत हमें देखते हैं कि आज़ादी 1948 के बाद से लेकर श्रीलंका में लोकतंत्र शासन कायम रहा है और उस लोकतंत्र शासन के अंतर्गत ही यहाँ सारी व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ सारी स्थितियों को देखते हुए तो श्रीलंका के अंतर्गत जो लोकतंत्र कायम है वह श्रीलंका में एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ चुनौती तो सेना की थी लेकिन उसके साथ साथ राजतंत्र की भी थी। यहाँ जातीय संघर्ष का भी सामना करना पड़ा। श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए, ये भी ऐसी मांग चलती रही। तो आज़ादी से लेकर के श्रीलंका को उन दिनों, आज़ादी के बाद से श्रीलंका को उन दिनों सिलोन के नाम से जाना जाता है और सिलोन में श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंगली समुदाय के हितों की नुमाइंद करने वालों का दबदबा रहा है और इनका दबदबा होने के परिणाम स्वरूप ही श्रीलंका के अंतर्गत हमेशा ये माना जा रहा है कि ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसे एक तमिल आबादी के खिलाफ हैं और तमिलों का बसना श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी जारी रहा है। ऐसी स्थिति में सिंगली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, अर्थात जो सिंगली हैं उन्होंने राष्ट्रवादी भावना के मद्देनज़र रखते हुए वो तमिलों के साथ में भेदभाव रखते हैं और उनका मानना है कि वो तमिलों के साथ किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं बरते। ये श्रीलंका सिंगली लोगों का ही है। ये उन लोगों के एक दिमाग में एक धारणा थी, धारणा आज भी है और तमिलों के प्रति उपेक्षा करना, उनके साथ उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई, जो 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल अर्थात लिट्टे श्रीलंका सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। ये मेन बात है बालको। श्रीलंका के अंतर्गत 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्मी, जो शॉर्ट नाम है इसका लिट्टे, ये श्रीलंका की सेना के साथ लगातार संघर्ष कर रहा है और ये संघर्ष में तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहा है। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण है और श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता है तमिल और इन्हीं से संबंधित ये समस्या है। तो भारत की तमिल जनता को भारत का भी भारतीय सरकार पर भारी दबाव है कि वह श्रीलंका में जो तमिल
बसे हुए हैं उन तमिलों की रक्षा करे। तो भारत सरकार ने भी समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका से अपनी बातचीत करने की कोशिश की है और कोशिश करते हुए श्रीलंका में उन तमिलों को के साथ में वार्ता जारी रखते हुए 1987 में हमारे भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले पर प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई थी। भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया तथा श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भी भेजा गया। आखिर में भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। काम करने के लिए तो बच्चों अच्छा गई थी। भारत सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया और श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच एक रिश्ता सामान्य करने के लिए यहाँ भारतीय सेना को भेजा गया, किंतु आखिर में भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने कुछ खास पसंद नहीं किया और श्रीलंका की जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है और 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला ली। जो सेना भेजी थी उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ और उसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना को वापस बुला लिया गया। अब श्रीलंका के इस घटक का हिंसक चरित्र ये था कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देश युद्धरत थे, दोनों को फिर से बातचीत के लिए राजी कर लिया और सशस्त्र संघर्ष को समाप्त किया गया और 2009 में लिट्टे को ख़त्म कर दिया गया। 2009 में इस लिट्टे को ख़त्म करते हुए इसका तनाव था, उस तनाव को कम किया गया। अब श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया है। जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। जनसंख्या नियंत्रण में उच्च स्तर पर इसने अपना हासिल किया और जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। दक्षिण एशिया के सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण भी श्रीलंका के द्वारा ही किया गया है और गृह युद्ध से गुजरने के बावजूद भी कई सालों से इस देश का एक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। अंदरूनी संघर्ष में झंझावात को झेलकर श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राज व्यवस्था अपनी बरकरार कायम रखी है। इस प्रकार यह श्रीलंका की व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं, छिटपुट घटनाएं और सिंगली और तमिलों के आपसी मनमुटाव के रहते हुए उलझी हुई थी और 2009 में इस समस्या को समाप्त किया गया और उसके बाद यहाँ प्रजातंत्र को बहाल रखते हुए विकासशील राष्ट्रों में एक अग्रिम स्थान प्राप्त करने का इसने प्रयास किया। अब अगला हमारा बिंदु है भारत और पाकिस्तान संघर्ष। भारत और पाकिस्तान ये ऐसा बिंदु है जो हमारी राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के संबंधों में हर प्रकार से क्या कहें कि एक प्रकार से काफ़ी कुछ संबंधों के दायरे में नज़र डालें तो शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात यहाँ इलाके में भी संघर्ष और तनाव हालांकि समाप्त हो गए, पर आंतरिक लोकतंत्र या जातीय जो मतभेद हैं, संघर्ष हैं, वे टकराव को काफ़ी देख चुके हैं और महत्वपूर्ण संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के भी हैं जो दक्षिण एशिया में
भारत की स्थिति केंद्र रहती है और इस वजह से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता हमेशा भारत से रहा है। इन संघर्षों में सबसे प्रमुख है सर्वगासी संघर्ष, भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष, और विभाजन के तुरंत बाद दोनों देशों में एक कश्मीर के मसले पर लड़े हैं। पाकिस्तान की सरकार का दावा है कि कश्मीर भारत का है और भारत पाकिस्तान के बीच 1947-48, 1965 में युद्ध हुए और इन समस्या का समाधान नहीं हुआ। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के 2 हिस्से हो गए और एक हिस्सा पाकिस्तान का अधिकृत कश्मीर कहलाया और दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। ध्यान दीजिए, 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान के अंदर चल गया जिसे अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा हिस्सा हमारे भारत में जम्मू कश्मीर कहलाए। इस प्रकार से इस कश्मीर के 2 टुकड़े होने के पश्चात यहाँ की जो स्थिति है वो अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण चुनौती के बीच में एक नियंत्रण सीमा रेखा है, जो 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर मसला अनसुयाई रहा। सामाजिक मसलों की यदि हम बात करें तो सियाचिनार ग्लेशियर पर नियंत्रण और हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी रहती है। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों के एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाली मिसाइलें हासिल कर ली है, जिससे दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ ने भी एक नया चरित्र ग्रहण किया है। 1998 में भारत ने पोखरण में और उसके कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने चगाड़ी पहाड़ी पर अपने परमाणु परीक्षण किए थे। यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ में एक नया चरित्र ग्रहण किया और 1998 में भारत ने पोखरण में और उसके कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने चगाड़ी की पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए। इसके पश्चात बाद ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक सैन्य संबंध में बन चुके हैं और इसके बीच सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका बहुत कम हो गई है, क्योंकि यहाँ दोनों में भारत और पाकिस्तान में काफ़ी जवाबी कार्रवाई रही है। सेनाओं में भी काफ़ी लुप्त से युद्ध के आपस में वो किए हैं, लेकिन दोनों देशों की सरकार लगातार एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखती हैं। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छुपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है और वह कश्मीर उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देती है तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। भारत सरकार का आरोप है कि लुके छुपे हिंसा की रणनीति जारी रखती है और वह कश्मीर उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देती है तथा भारत पर आतंकी हमले के लिए आतंकियों को वो सुरक्षा प्रदान भी करती है। भारत सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 से 95 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोला बारूद दिए थे, जबकि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी है वो बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप है और उसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारत सरकार और उसके खुफिया एजेंसी पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप लगाती है। ऐसे जब दोनों देश आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, पाकिस्तान भारत ने तो आरोप लगाया ही और पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार की ओर से खुफिया एजेंसी और सिंधों पर बलूचिस्तान की समस्या को भड़काने का आरोप लगाती है। इस प्रकार से दोनों देशों की सरकार एक दूसरे को आलोचना के विषय में या संकीर्णता की विचारधारा से देखती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल के बंटवारे पर भी काफ़ी बार तनातनी हुई है।
1960 तक दोनों देशों के बीच सिंध नदी के इस्तेमाल को लेकर तीखे विवाद रहे। संयोग से 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए और यह संधि भारत पाक के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अभी भी कायम है। अर्थात पानी को लेकर के, सिंध नदी के जल को लेकर के भी दोनों के बीच में विवाद था, लेकिन संयोगवश विश्व बैंक ने 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। 1960 में इस पर हस्ताक्षर करने के बाद यह संधि आज भी बरकरार है। हालांकि उसके बाद कई युद्ध हो गए भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन फिर भी वो संधि अब भी बरकरार है। नदी जल के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे विवाद हैं, जैसे कच्छ के रण में सक्रिय सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। यह विवाद छोटा जान पड़ सकता है, लेकिन इन विवादों का समाधान जिस ढंग से किया जाए उनका असर सरिस्क होकर के एक प्रकार से अपने आप में पूरा करने का प्रयास किया जाता है और इस इलाके में सटे जो समुद्री संसाधन हैं उन पर नियंत्रण का भी आधार है। भारत और पाकिस्तान के बीच इन्हीं सभी मामलों के बारे में वार्ताओं के दौर चल रहे हैं। इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में इन स्थितियों को बरकरार रखते हुए हमेशा झगड़े की जड़ रही हैं।